आज का हमारा टॉपिक है हार्ट ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, नाम से तो क्लियर ही समझ आ रहा है कि हमारा हार्ट है वो ट्रांसप्लांट करा जा रहा है, यानी क्या करा जा रहा है, उसको चेंज करा जा रहा है। जो हमारा ओरिजिनल हार्ट है उससे, हाँ ओरिजिनल हार्ट यानी हम कौन होते हैं, रेसिपिएंट। हम रेसिपिएंट होते हैं, यानी हमें हार्ट को चाहिए, और एक डोनर होता है जो हमें हार्ट को देगा। ठीक है, तो ये हमारा, उससे क्या होगा, हमारा हार्ट ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी होगी। अब हम हार्ट ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी से सर इतना तो हम समझ में आ रहा है कि इतनी सारी हमने हार्ट की सर्जरी पढ़ ली, एंजियोप्लास्टी पढ़ी है, बाईपास सर्जरी पढ़ी, पेस मेकर पढ़ी, पेरिकॉर्डियम की पढ़ी, हमने बहुत सारी सर्जरीज हमने पढ़ी। लेकिन उन सब में तो क्या हो रहा था, हार्ट के अंदर जो प्रॉब्लम्स थी उनको ठीक कर रहे थे। क्लियर ना, क्योंकि हार्ट के अंदर बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं तो उनको ठीक कर रहे थे। अब सीधी सी बात है कि क्या हो, कि जब ऐसी हमें, सपोज करो कोई ऐसी हमें प्रॉब्लम है, सपोज हमें इस्चेमिक हार्ट डिसीज ही है जो हम पढ़ के आ चुके हैं, उसका ट्रीटमेंट क्या था, एंजियोप्लास्टी था, बाईपास था। अगर मान के चलो एंजियोप्लास्टी फेल हो जाए, बाईपास हो ही नहीं, या फिर ड्रग से उसका काम ही नहीं हो, तो एंड केस क्या होगा, फिर हमें हार्ट को ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। यानी हार्ट ट्रांसप्लांटेशन की जितनी भी इंडिकेशंस होंगी, यानी वो सारी इंडिकेशन जिसमें हार्ट ट्रांसप्लांट करना पड़ रहा है, वो सारी की सारी कितनी होंगी, बहुत ज्यादा सीवियर लेवल की होंगी। क्यों? क्योंकि आप दिमाग लगाओ, हार्ट को ट्रांसप्लांटेशन करना इतना इजी तो है नहीं कि बस सोचा और कर दो। कितना टफ है, और फिर उससे ज्यादा टफ होता है उसका मिलना। कि आपको क्या, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की डेट में हार्ट का मिल पाना। एक रेसिपिएंट को डोनर का हार्ट, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कोई जिंदा इंसान अपना हार्ट निकाल के दे देगा, लो भैया हमारा लगा दो, एक जैसे दो किडनी है तो एक किडनी हमारी लगा दो। ऐसा हो सकता है कि नहीं? तो हार्ट लगाओगे ही कब, जब किसी, क्या है, जब कोई इंसान मरने वाला होगा, या मरने वाला मतलब क्या, जब मर जाएगा तो उसका हार्ट आपको लगाया जाएगा। जब उसकी ब्रेन डेथ हो जाएगी, जब वो मर जाएगा तब उसका हार्ट यूज करोगे। तो अब वो कितना मुश्किल होता है। क्या होता है ना, आज की डेट में क्या होता है कि हार्ट ट्रांसप्लांटेशन इतना मुश्किल है, हार्ट का मिलना इसलिए मुश्किल हो जाता है। क्या होता है, जैसे आप भी डॉक्टर जब बनोगे, या भी और भी सब होते हैं ना, तो वो सब लिख के तो चले जाते हैं कि हमारे जाने के बाद हमारी बॉडी, या हमारे हार्ट, या फिर कोई अपनी आई डोनेट करके जाता है, सब कुछ ना कुछ करके लिख के चले जाते हैं कि नहीं। तो क्या होता है, या तो अगर आप लिख के नहीं गए तो आपकी फैमिली, आपकी जो वेल विशर्स है वो डोनेट करवा दें, तो वो तो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस होता है। या फिर आप खुद लिख के जाओ कि मेरे मरने के बाद भैया मेरा हार्ट को डोनेट करना, मेरी आई को डोनेट करना। पहली चीज, और दूसरी चीज, आप मर किस चीज से रहे उससे भी डिपेंड करता है। थोड़ा भी लेट हो गया तो आपका हार्ट बंद हो गया, काम खत्म, तो कोई है ही नहीं। यानी हार्ट आपका, आप ऐसी कंडीशन में होनी चाहिए कि डॉक्टर ने बोल दिया कि नहीं भैया अब ये पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है, आईसीयू में, ये अभी मर जाएगा, तो तुरंत वो टीम तैयार बैठी होती है कि जैसे ये मरे इसका हार्ट फटाफट क्या निकाल लो, और उसको मशीन पंप के द्वारा ऑन रखो, और जैसे ही अपने किसके रेसिपिएंट के पास जो पहुंचाकर उसको चेंज कर दो। प्रॉब्लम क्या आती है कि फैमिली मना कर देती है। आप कितना भी लिख के जाओ, लेकिन जब आपकी डेथ होगी तब तो आप उठ के बोलोगे नहीं कि नहीं हम लिख के गए हैं, करके गए हैं। तो इन सब केसेस में ऐसा कोई वो भी नहीं है कि नहीं वो लिख के गया है तो आपको देना पड़ेगा। तो 99% केसेस में क्या होता है कि फैमिली डिनाई कर देती है, बोल देती है नहीं हम कुछ नहीं देंगे, ना हम कुछ हार्ट देंगे, ना हम कुछ देंगे। तो इस चक्कर में क्या, लिख के तो बहुत जाते हैं, करके तो सब बहुत जाते हैं प्लेस, लेकिन फैमिली मना कर देती है। तो ये सारे रीजंस की वजह से क्या हो जाता है, हमें हार्ट प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाता। वरना एक अगर हार्ट जाएगा तो उससे एक दूसरे इंसान की जान बचेगी। तो हार्ट ट्रांसप्लांटेशन की चीजें हम समझ रहे हैं। क्या डेफिनेशन बोलोगे हार्ट ट्रांसप्लांटेशन की? हार्ट ट्रांसप्लांटेशन इज द रिप्लेसमेंट ऑफ द फेलिंग हार्ट। हार्ट का क्या काम है, हार्ट का सिर्फ सिर्फ एक ही काम है, ब्लड को पंप करना। ठीक है, अगर वो अपने काम में फेल हो जाए, ठीक है, तो उसमें फिर हमें हार्ट को ट्रांसप्लांट करना है। फिर वो रीजन कुछ भी हो, कि हार्ट अटैक आ गया उस वजह से हार्ट फेलियर हो गया, है ना, या फिर कोई भी चीज हो गई, कोई भी डिसीज, कुछ भी जिसने एंड ऑफ द डे आपके हार्ट का जो फंक्शन है ब्लड को पंप कराना उसको बंद करा दिया। तो जब ब्लड पंप नहीं होगा तो हम हार्ट को ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, सीधी सी बात है, और कुछ तो है नहीं। तो हार्ट ट्रांसप्लांटेशन इज द रिप्लेसमेंट ऑफ क्या, कौन सा, जो हार्ट फेल हो गया अपने फंक्शन करने में। किससे लेंगे, विद द हार्ट फ्रॉम अ सुटेबल डोनर, नॉट अ डोनर, विद अ सुटेबल डोनर, है ना। क्योंकि ऐसा लिस्टेड आउट करके रखा जाएगा जिसमें ब्लड ग्रुप भी सेम होना चाहिए। समझ रहे हो, ऐसा नहीं किसी का हार्ट किसी में भी नहीं लगा सकते। पहली बात तो ब्लड ग्रुप भी सेम हो, उसके बाद भी मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि बॉडी रिजेक्ट कर देती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है किसी भी ऑर्गन की लगाने की, और उसमें खास करके इसकी, हर्ट की। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी में जब भी कोई ऑर्गन अगर हम एक्सचेंज करते हैं ना, तो आपके अंदर जैसे ही ब्लड जाता है उस ऑर्गन में, ब्लड के अंदर होते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी जैसे ही एक्टिवेट होते हैं और प्लेटलेट्स भी एग्रीवेट हो जाते हैं, उनको नजर आता है कि ये हमारे बॉडी का पार्ट नहीं है।
वो बहुत अच्छे से जानते हैं हमारे बॉडी में, हमारी बॉडी की जो यूनिट क्या है, सेल, और हर सेल की अपनी एक, हर ह्यूमन के हर एक सेल की अलग अलग मॉर्फोलॉजी है। हम बिल्कुल, इसीलिए तो जेनेटिक जीन बोलते हैं ना, क्यों बोलते हैं, तो क्या होता है जैसे ही दूसरे का आता है हमारे तुरंत डब्ल्यूबीसी एग्रीवेट हो जाता है, प्लेटलेट्स एग्रीवेट, और उसे क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। इसी को बोलते हैं कि रिजेक्ट हो गया। अब सोचो, और कितने सारे ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनमें ब्लड जाएगा, लेकिन हार्ट तो खुद ब्लड पंप करता है भैया, समझ रहे हो। कोई ऐसी चीज हो कि जिनमें ब्लड जाएगा तो उनमें तो फिर भी आप ले लो, किडनी है, लीवर है उनमें, लेकिन जिसके अंदर ओरिजिनल ब्लड ही जा रहा है तो वो तो सबसे ज्यादा खतरनाक है, समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें क्या है, खतरनाक है। कि अब जैसे ना कि कोई ऑलरेडी बॉर्डर के पास रह रहा हो तो उसको ज्यादा खतरा है मिलिटेंसी से, एज कंपेयर टू हम कंट्री के अगर अंदर रह रहे हो। तो वही चीज है कि हार्ट को ज्यादा खतरा हो जाता है, क्यों, क्योंकि वो खुद ब्लड पंप कर रहा है। तो इस वजह से जो रिजेक्शन ऑफ हार्ट होते हैं वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। आज नहीं और ऐसा होता है कि आपको मिलेगा ना कि कुछ समय तक तो 6 महीने, 1 साल, क्या होता है, हमेशा याद रखो, कभी भी ऐसा नहीं होता कि बॉडी हैबिचुअल हो जाती है। लोग कुछ बोल देते हैं कि यार बॉडी हैबिचुअल हो जाती है, बॉडी नहीं हो पाती हैबिचुअल। बॉडी तो क्या है, वेट करती है, उसका एक ही काम है, आज नहीं तो आपने खूब सुना होगा कि 2 साल बाद रिजेक्ट कर देगी, 3 साल बाद कर देगी, नहीं। हम तो अगर वो 3 साल तक रिजेक्ट नहीं करा, इसका मतलब क्या है कि वो ड्रग्स खाता रहा, जो उसको, जो जिस वजह से बॉडी उसकी रिजेक्ट नहीं कर पा रही थी, मजबूर थी। कभी ऐसी सिचुएशन आई कि आपने ड्रग नहीं लिया, या फिर और ऐसी सिचुएशन आई, वो तुरंत तब कर देगी। तो बॉडी का हैबिचुअल जैसा कुछ नहीं होता, बॉडी के लिए जो उसका है वो उसी का है, बाकी कुछ भी बाहर का आएगा तो वो उसको रिजेक्ट करने पहुंच जाएगी। क्या क्या इंडिकेशन होंगे, हमने बात कर चुके, इसकी हर इंडिकेशन एंड स्टेज वाली लिखोगे, हर एंड स्टेज वाली इंडिकेशन। क्या, जनरलाइज रिजर्व्ड फॉर पेशेंट विद एंड स्टेज क्रोनिक हार्ट फेलियर, वो सारे लोग जिनमें एंड स्टेज का क्रोनिक हार्ट फेलियर हो गया, क्योंकि हार्ट फेलियर में आप हार्ट ट्रांसप्लांट ही तो ना कर दोगे, कितने सारे ट्रीटमेंट हम पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। अब हार्ट फेलियर किस वजह से हो रहा है तो उसका ट्रीटमेंट करोगे, मगर जहां आपको लगता है कि एंड स्टेज का है, अब हम कुछ भी कर लें ये हार्ट काम नहीं करेगा, ठीक है। अब उनकी एक एक करके लिस्ट पढ़ते चलते हैं, बहुत सारी डिसीजेस होती है, जैसे एक होती है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। अगर आपका हार्ट 54% तक इससे गड़बड़ हो गया है तो आपकी क्या होता है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, अगर आपको 54% तक हार्ट इससे इन्फेक्टेड हो गया है तो आपको फिर हार्ट ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ जाता है। नाम से क्या समझ आ रहा है कि डायलेटेड हो रही है क्या, हार्ट के सेल्स। देखो नाम से क्या है, ये खुद में कोई ऐसी डिसीज नहीं है, ये दूसरी डिसीज की वजह से हो जाती है। जैसे डायलेटेड का मतलब होता है कि जो आपका मालूम है हार्ट है वो क्या होता है, हार्ट की मसल सेल्स से बनी हुई है। अब क्या होता है कि सपोज करो हार्ट को ब्लड सप्लाई कौन करती है, कोरोनरी आर्टरी। अगर कोरोनरी आर्टरी में हार्ट को अगर ब्लड सप्लाई ना मिले कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाए, जो हमने किस में पढ़ा था, इस्चेमिक हार्ट डिसीज में, हार्ट अटैक में, उसमें हम पढ़ के आए थे कि हार्ट क्या करता था, हार्ट की कॉम्प्लिकेशन क्या पढ़ के आए थे कि हार्ट में क्या होती थी, हाइपरट्रॉफी, वो क्या होती थी, कार्डियोमेगेली। बोलते थे कि हार्ट अपने साइज को, हार्ट अपने क्या करता था, खुद को बड़ा करता था, बड़ा करने की कोशिश करता था, क्यों, क्योंकि जब उसको ब्लड नहीं मिलता था तो वो क्या कोशिश करता है कि वो अपने सेल्स को बड़ा कर ले, सेल्स को स्ट्रेच कर ले, जिससे क्या होता है कि कम, ज्यादा जगह हो जाएगी तो ज्यादा चीजें मिलेंगी, तो वो अपने आप को क्या कर लेता था, सेल्स में बड़ा कर लेता था। जब बहुत ज्यादा अपने आप को हार्ट बड़ा कर लेगा, बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर लेगा, तो क्या होगा, जब एक सेल है इसकी एक क्या है, स्ट्रेचेबिलिटी की प्रॉपर्टी है, ये एक स्ट्रेंथ तक स्ट्रेच होता है, फिर उसी के बाद रबड़ की तरह, कि रबड़ एक स्ट्रेंथ तक स्ट्रेच होगी, स्ट्रेच होगी, स्ट्रेच होगी, इसके बाद क्या होगा, टूट जाएगी। या फिर स्प्रिंग, आप एक स्ट्रेच तक तो उसे खींचते जाओगे, ठीक है, बार कर तो फिर वरना वो वायर की फॉर्म में हो जाएगी कि दोबारा अपनी पोजीशन में रिफॉर्म नहीं होगी। उसी तरीके से ये सेल्स होते हैं कि ये सेल्स क्या करेंगे, ये सेल्स क्या करेंगे कि स्ट्रेच होंगे होंगे मगर अब जैसे ही अगर ये जरूरत से ज्यादा स्ट्रेच हो गए तो फिर ये अपनी उसमें वापस नहीं आ पाएंगे, तो हार्ट क्या नहीं कर पाएगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। और सीधी सी बात है, हार्ट अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा तो उसका हार्ट फेलियर हो जाएगा। यानी 54% से ज्यादा अगर हार्ट की क्या हो जाती है, जो सेल्स है वो डायलेट कर जाते हैं, कार्डियोमायोपैथी हो जाती है, तो फिर आपका हार्ट करना पड़ेगा। या फिर इस्चेमिक कार्डियोमायोपैथी का मतलब होता है कि हार्ट के जो सेल्स हैं उन्हें ब्लड सप्लाई ना मिले, तो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी के अंदर इस्चेमिक मायोपैथी आता है, कार्डियोमायोपैथी, ठीक है, इन्हें ब्लड सप्लाई ना मिले, एक ही बात है। तो ये सारे अलग अलग कंडीशन, अगर ये 45% तक हो जाती है तो मैं हार्ट को ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। ये नाम याद करने पड़ेंगे, मैं आपको समझा सकता हूँ, बाकी ऐसी डिसीजेस हैं जिनमें आपको नाम याद करने ही पड़ेंगे कि कौन कौन से क्या क्या किसके डिसीजेस के अंदर होते हैं। या फिर आपको क्या हो जाए, जो अभी हम अभी पूरी सीरीज खत्म करके आए हैं, कंजेनाइटल हार्ट डिसीज हो,
बच्चे को क्या हो, कंजेनाइटल हार्ट डिसीज हो, जिसमें हमने पे AHD VHD PDA और टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट पढ़ा, जिसमें सबसे खतरनाक कौन सा था, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट था। और भी है। अगर ऐसी कोई कंडीशन जहां हमें लगता है कि नहीं भैया ये क्या कब हो जाए, जब नो कन्वेंशनल थेरेपी यानी कोई और दूसरी सर्जरी काम ना करे, जब कोई मेडिसिन काम नहीं करेगी, जब ड्रग कोई काम नहीं करा, हमें पता है कि अब हमें हार्ट बदलना ही पड़ेगा। तो किसी भी डिसीज की यहाँ पर एंड स्टेज लिख के आना, उस डिसीज का अगर डिसीज लिख के आ जाओगे तो वो गलत है। यहाँ पर अगर मैं कंजेनाइटल हार्ट डिसीज लिख देता ना तो गलत होती। क्यों? क्योंकि कंजेनाइटल हार्ट डिसीज के लिए और दूसरी ट्रीटमेंट है। ये तो जब लिखोगे जब जब नो कन्वेंशनल थेरेपी यानी कोई उसकी सर्जरी काम नहीं आएगी, जो हम वहां पर परक्यूटेनियस ट्रांस डालते थे, परक्यूटेनियस थोरेसिक ट्रांस कैथेटर ऑक्लूडर, जो सेप्टा में ऑक्लूटर डालते थे, ट्रांसक्यूटेनियस डालते थे। अगर ये आपको याद हो, परक्यूटेनियस ट्रांस कैथेटर सेप्टल ऑक्लूडर, इससे हम होल बंद कर देते। ये हमने आपको दिखाया भी था वहां पर जब हमने EHD VHD पढ़ा, तो इससे हम होल बंद कर देते। ये सारे ट्रीटमेंट क्या है, काम ना आ पाए, तब हम फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हार्ट को ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। या फिर इजेक्शन फ्रैक्शन हमारा लेस देन 20%, उसका मतलब क्या है, इजेक्शन फ्रैक्शन होता ही क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम। और अगर आपको याद हो तो मैंने जब हार्ट फेलियर आपके अंदर पढ़ाया, तो हार्ट फेलियर के अंदर मैंने आपको सिस्टोलिक हार्ट फेलियर बताया था। सिस्टोलिक हार्ट फेलियर ही था जहां पर क्या हो रहा था, आपका जो स्ट्रो इजेक्शन फ्रैक्शन है वो गिरता था। क्यों गिरता था? क्योंकि सिस्टोल का मतलब क्या होता है, हार्ट का कॉन्ट्रैक्ट करना। वहां पर हार्ट के अंदर फिलिंग तो प्रॉपर होती थी मगर वो ब्लड पंप आउट नहीं कर पाता था। तो टोटल वॉल्यूम का मतलब यही होता है कि हार्ट के अंदर फिलिंग कितनी ब्लड की हो रही है, प्लस स्ट्रोक वॉल्यूम का वो मतलब होता है कि हार्ट कितना ब्लड बाहर निकाल रहा है। और सिस्टोलिक हार्ट फेलियर का मतलब ये होता था कि हार्ट ब्लड बाहर नहीं निकाल पाता है। तो वही सिस्टोलिक ब्लड हार्ट फेलियर हो जाए, वहां पर स्ट्रोक वॉल्यूम क्या 20 पर, और इसकी जो नॉर्मल वैल्यू कितनी रहती थी, हमारे आपके अंदर कितनी होती है 64%। क्यों? क्योंकि हमारा हार्ट 70 ml ब्लड निकालता है पर बीट और 110 ml अंदर लेता है। ये जो बीच का बचा है वो किस वजह से, कि हार्ट कोलैप्स ना कर जाए। अगर ये 74-20% से भी नीचे गिर गई तो फिर आपको हार्ट ही बदलना पड़ेगा। ये 24 कब नीचे, जब सोचो 70 को कितना आना पड़ेगा, लगभग 10 to 20 के आसपास। समझ रहे हो, 20 to 30 के आसपास जब वो आ जाएगा तब जाकर हमारा कहीं 20 के नीचे गिरेगा। तो इस कंडीशन में भी हमें क्या करना पड़ेगा, हार्ट को बदलना पड़ेगा। कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। यानी आप इजेक्शन फ्रैक्शन कम नहीं लिख के आ सकते, आपको इजेक्शन फ्रैक्शन की वैल्यू भी लिखनी पड़ेगी कि 20% से नीचे। क्यों? क्योंकि 64% से भी अगर 50 भी आ गया तो वो भी इजेक्शन फ्रैक्शन कम ही है ना। तो उसमें क्या हार्ट बदल दोगे? नहीं, बाकी और सारे काम करेंगे जो हम ड्रग व्रग हम पढ़ के आ चुके हैं हार्ट फेलियर में, यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ एक वैल्यू मेंशन करके आओगे। इंट्रैक्टेबल एंजाइना हो, इंट्रैक्टेबल एंजाइना का मतलब तो समझते हो, चेस्ट पेन, समझते हो ना, जो चेस्ट पेन ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सप्लाई टू दी हार्ट, पढ़ के आ चुके हैं एंजाइना पेक्टोरिस। और इंट्रैक्टेबल एंजाइना का मतलब होता है, अब यहाँ पर सिर्फ एंजाइना तो लिख के नहीं आ सकते क्योंकि उसका तो ट्रीटमेंट फिर एंजियोप्लास्टी है कि नहीं, बाईपास है। तो फिर यहाँ पर आप एंजाइना नहीं लिख के आओगे, फिर लिख के आओगे इंट्रैक्टेबल एंजाइना। इंट्रैक्टेबल एंजाइना का मतलब होता है कि कंटिन्यू टू सफर ऑफ एंजाइना इवन राइट मेडिकेशन प्लान इज अपर्ड। आपको सही ट्रीटमेंट दे रहा है, सब कुछ चल रहा है, फिर भी आपका एंजाइना ठीक नहीं हो रहा, फिर भी चेस्ट पेन हुए जा रहा है, यानी हार्ट अब रिस्पॉन्स नहीं कर रहा मेडिकेशन से। तो एंजाइना नहीं लिख के आओगे, इंट्रैक्टेबल एंजाइना लिख के आओगे, ठीक है। और मैलिग्नेंट कार्डियक अरिथमिया हो, मैलिग्नेंट कार्डियक अरिथमिया का मतलब, मैलिग्नेंट का तो मतलब समझती है बहुत ज्यादा डेंजर खतरनाक, कार्डियक अरिथमिया का मतलब इरेगुलर हार्ट बीट। तो नॉर्मल नॉर्मल कार्डियक अरिथमिया सब में लिख रहे थे मगर इसमें लिखोगे मैलिग्नेंट कार्डियक अरिथमिया, ठीक है। और उन सब में भी क्या, फोर विच कन्वे जो आपकी कन्वेंशनल थेरेपी थी वो क्या हो गई, एग्जॉस्ट हो गई, यानी वो काम नहीं कर पा रही। तब आप फिर आप हार्ट को चेंज करोगे। या फिर जो पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस है वो आपका लेस देन हो जाए 2 वुड यूनिट से। व्हाट इज पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस? ये कुछ नहीं होता, इट इज अ वेस्कुलर रेजिस्टेंस जो कि किसके लिए होता है, ये जरूरत होता है टू, क्या होता है, टू पुश ब्लड इन सर्कुलेटरी सिस्टम। ये लंग्स के द्वारा लगाया हुआ एक रेजिस्टेंस होता है वेसल्स में। देखो आप जानते हो कि हमारे लंग्स से ब्लड आता है कि नहीं, कहां से, पल्मोनरी वेन से आता है कि नहीं, लंग्स के वो सॉरी पल्मोनरी वेन से ब्लड आता है, लंग्स के थ्रू कहां, हार्ट में आता है यहाँ पर। तो ये आ कैसे पाता है, ये प्रेशर
कैसे लगता है? तो लंग्स एक वेस्कुलर रेजिस्टेंस प्रेशर लगाता है, जिसकी वजह से वो ब्लड एक प्रेशर के साथ हार्ट के अंदर आ पाता है। कभी दिमाग लगाओ ना, ये पल्मोनरी वेन से प्रेशर कैसे, लंग एक प्रेशर जनरेट करता है, उसको बोलते हैं पल्मोनरी वेस्कुलर, एक रेजिस्टेंस जनरेट करता है वेसल्स के अंदर, जिसकी वजह से लग पाता है। अगर वो लेस देन 2 वुड यूनिट हो गया, यानी इतना कम हो गया कि अब हार्ट के अंदर ब्लड आ ही नहीं पा रहा, तो उस केस में भी हमें क्या करना पड़ेगा? अपने हार्ट को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर एज यंगर देन 65 ईयर हो, मतलब ये तो एक नॉर्मल पॉइंट है कि जनरली 65 ईयर्स के ऊपर हम नहीं करते, मगर वो भी रिलेटिवली। जनरली मतलब क्या कि अगर किसी को मान के चलो आप किसी की 66 ईयर है, तो ये मना करके भेज दोगे कि नहीं नहीं भैया जाओ 66 हम नहीं करेंगे, हमारा रूल है 65 का। तो 65 ईयर्स इट इज अ रिलेटिव कॉन्ट्रा इंडिकेशन। हम जानते हैं हम दो तरीके के कॉन्ट्रा इंडिकेशन बोलते हैं। हम जब अभी कॉन्ट्रा इंडिकेशन पढ़ेंगे तो हम दो तरीके के हमेशा ही बोलते हैं, एब्सोल्यूट और रिलेटिव, वो मैं आगे समझाऊंगा। तो जनरली ये यंगर लोगों में करा जाएगा, क्यों? क्योंकि ओल्डर एज में खुद में ही इतनी हजार प्रॉब्लम है, और है ना, वैसे ही कम जिएंगे, और पता चला कि आपके इसके चक्कर में और जल्दी चले गए। तो इन सब केसेस में भी हमें एक एज का ध्यान रखना पड़ता है। बाकी हम क्या और भी इंडिकेशन में, जैसे किसी को कार्डियक ट्यूमर हो रखा हो, यानी हार्ट में क्या हो गया, ट्यूमर हो गया, कैंसर हो गया, और रिफ्रैक्टरी एंजाइना। रिफ्रैक्टरी एंजाइना का मतलब होता है बार बार आना। जो आपको एंजाइना पेक्टोरस चेस्ट पेन हो, बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो या हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट हार्ट, यानी जो आपका हार्ट है वो बचपन से ही प्रॉपर नहीं बन पाया, बन ही नहीं पाया, तो फिर क्या रहेगा? नॉट डेवलप हो पाया ना, इट व्हेन योर हार्ट इज नॉट डेवलप, तो फिर उस केसेस में भी हमको करना पड़ेगा, ठीक है, हाइपोप्लास्टिक हार्ट। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या रखोगे, कब कब नहीं करना, कब कब हमें हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं करेंगे हम, तो उन सब में हम क्या क्या करेंगे, कब कब? देखो, हमने बोला कि जब भी कॉन्ट्रा इंडिकेशन लिख के आओ, आप हमेशा दो पॉइंट में लिख के आओ, रिलेटिव वन एंड एब्सोल्यूट वन। एब्सोल्यूट का मतलब इसमें करेंगे ही नहीं, और रिलेटिव का मतलब कर देंगे मगर कुछ प्रिकॉशंस लेके। सर अब मुझे एक चीज बताओ, बेसिक बताओ, कि इसमें ये ऑलरेडी ऐसी सर्जरी है जिसमें ऑलरेडी हर्ट मरा हुआ, मतलब आप मरने ही वाले हो तभी तो कर रहे हो। अब एब्सोल्यूट में करोगे ही नहीं, बिल्कुल नहीं करोगे, तो उसको मरने के लिए छोड़ देंगे? बिल्कुल बिल्कुल। एब्सोल्यूट वाले में फिर ये होता है कि भैया जितना जी रहा है 10 दिन 15 दिन 1 महीने खुद से जीने दो। क्यों? क्योंकि 100% मालूम है हमने आज ही सर्जरी करी तो ये अभी के अभी ही मर जाएगा, तो इससे अच्छा तो 1 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन 1 महीने जितनी उसकी किस्मत में लिखा है उसे जीने दो। रिलेटिव वाले में तो हम वेट करेंगे, जैसे कुछ ऐसी कंडीशंस हैं, क्या होती हैं, जैसे एज ओल्डर देन 65 ईयर्स, ये किस में आएगा? रिलेटिव में, ना कि एब्सोल्यूट में। ये रिलेटिव में आएगा कि हम देख लेंगे भैया ठीक है 65 नहीं 70 ईयर हो गई है, लेकिन क्या ये हम इसकी बात करेंगे, इसकी जो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, और बहुत सारी हमें ड्रग देने पड़ेंगे, हैवी अमाउंट में ड्रग देने पड़ेंगे आपको। और सोचो कौन कौन से ड्रग दोगे, बेसिक वो सोचो, दिमाग लगाओ, एंटीकोगुलेंट्स, एंटीकोगुलेंट्स देने पड़ेंगे, क्लॉट ना बन जाए, क्योंकि प्लेटलेट्स एग्रीवेट करेंगी, भयंकर तरीके से प्लेटलेट्स आएंगे, किसी को चीज को देखते हो क्लॉट बनाएंगे, तो एंटीकोगुलेंट्स देने पड़ेंगे, हैवी क्वांटिटी, लाइफ वर्क। क्या और क्या देने पड़ेंगे? डब्ल्यूबीसी आएंगी, अटैक करेंगी, तो एंटी एंटी क्या बोलते हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग देने पड़ेंगे, एंटी इम्यूनिटी इम्यूनोसप्रेसेंट, तो ये तो लाइफ भर देने पड़ेंगे। तो देखना पड़ता है कि वो लोग जो ये ड्रग खा के झेल पाएंगे कि नहीं, तो उनको भी करना पड़ता है। एब्सोल्यूट वाले में भी, एब्सोल्यूट वाले में भी आपका जैसे पॉइंट एक होता है कि जहां बिल्कुल नहीं देते, उन लोगों में बिल्कुल नहीं देते जो ये ड्रग थेरेपी को क्या नहीं कर पाएंगे, टॉलरेट ही नहीं कर पाएंगे। जैसे उसमें मोस्ट कॉमन है एंटीकोगुलेंट। अगर कुछ लोग जो इंटॉलरेंट होते हैं एंटीकोगुलेंट के लिए, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जिनको, जैसे जिन लोगों को हीमोफीलिया होता है, हमें पता है वो एंटीकोगुलेंट नहीं खा सकते, नहीं तो वो एंटीकोगुलेंट से मर जाएंगे, लेकिन अब एंटीकोगुलेंट नहीं खाएंगे, हार्ट की ट्रांसप्लांट कर दी तो इससे मर जाएंगे। तो फिर भैया अपनी किस्मत पे जियो, ठीक है। तो ये एब्सोल्यूट वाला हो गया। और एब्सोल्यूट में और क्या कर सकते हो कि जिनकी लाइफ स्पैन ऑलरेडी बहुत कम बची है, तो वो एब्सोल्यूट हो गए कि नहीं हो गए। या फिर किसी को मॉर्बिडिटी कंडीशन है, मॉर्बिडिटी मतलब ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है कि अगर हम कर भी देंगे तो कोई मतलब नहीं है, वो उस डिसीज से मर जाएंगे। तो एब्सोल्यूट जो होते हैं वो 99% सर्जरीज में सेम ही होते हैं, अब किसी भी सर्जरीज में लिखाओ। रिलेटिव वाले लगभग 70% सेम होते हैं, 30% थोड़े से अलग होते हैं, क्योंकि वो डिपेंड करते हैं। क्लियर? अब जैसे एज ये रिलेटिव हो गया है ना, अगर ये अगला बता रहा हूं, फिक्स्ड पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस अगर 4 वुड यूनिट से ज्यादा है,
यानी कितना जो रेजिस्टेंस होता है ना, जो ब्लड को फ्लो को लेके जा रहा होता है रेजिस्टेंस, वो इतना हाई हो गया तो नहीं करते। क्यों? क्योंकि अगर हमने हार्ट बदल भी दिया और इसमें प्रेशर किसके थ्रू आ रहा है? लंग्स के थ्रू, और लंग्स ने इतने ब्लड फ्लो इतना खतरनाक दे दिया कि उससे जो आप अच्छा अच्छा वाला हार्ट लगाओगे ना दूसरा, वो फेल कर जाओगे। तो इसमें आपको ठीक करनी पड़ेगी आपको लंग्स की प्रॉब्लम, समझ रहे हो? इसलिए हमेशा याद रखो, ये देखना पड़ता है कि जो आप पर हार्ट पर जो प्रॉब्लम आई थी, जिस वजह से पहले हार्ट फेल हुआ था, वो ओरिजिनल हार्ट की प्रॉब्लम थी कि, क्योंकि मैंने बात करी हार्ट और लंग्स ऑलवेज हैंड ऑन हैंड चलते हैं। ये कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लंग्स की वजह से गड़बड़ हुआ हो। क्यों? क्योंकि अगर आपने देखा नहीं और आपने हार्ट को न्यू वन से तो कर दिया, ठीक है, लेकिन लंग्स तो वही है ना, वो उसको फिर मार देगा, फिर वो खराब कर देगा चीजें। तो उन केसेस में हमें पहले लंग्स को करना पड़ेगा ठीक, फिर हम हार्ट को करेंगे, वरना कोई मतलब नहीं रहेगा। तो आपका जो पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस अगर वो ग्रेटर देन 4 बोले तो नहीं करेंगे, तो वहां पर पहले हमें जो रेजिस्टेंस है उसको कम करना पड़ेगा। जब वो एक नॉर्मल रेंज में आ जाएगा, ये क्यों, उसको कितना होना पड़ेगा? लेस देन 2। अभी वो पढ़ के आए, ये 4 है, जब तक वो 2 से नीचे नहीं आएगा हम सर्जरी नहीं करेंगे। जब तक हम सर्जरी नहीं करेंगे तब तक हमें लंग्स पे काम करना पड़ेगा, हमें पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस ड्रग देके उसको कम करना पड़ेगा, जो भी हमारे अदर ट्रीटमेंट रहेंगे हमें उनको काम करना पड़ेगा। हमें वेट करना पड़ेगा कि ये रेजिस्टेंस से ये गिरे, ये 2 पर आए, तब हम इसकी सर्जरी को करेंगे, ठीक है। या फिर आपके बॉडी में इन्फेक्शन हो, तो ये तो आपका रिलेटिव वन हो गया ना, कि बॉडी में इन्फेक्शन है, एंटीबायोटिक्स खिलाओ, जब इन्फेक्शन दूर हो जाएगा तो कर देना, है ना। तो एक्टिव सिस्टमिक इन्फेक्शन हो या लोकल इन्फेक्शन, जिस जगह पर हार्ट ट्रांसप्लांट कर रहे हो उस जगह पर ये इन्फेक्शन हो, तो ये आपका एब्सोल्यूट तो ना होगा, ये लोकल हो गया। ये कौन सा हो गया? रिलेटिव हो गया, इन्फेक्शन दूर हो जाए। या फिर बहुत सारी ऐसी एक्टिव सिस्टमिक डिसीजेस होती हैं, सच एज कॉलेजन वेस्कुलर डिसीज और सिकल सेल। अब क्या करेंगी? अब ये ऑलरेडी उसको ब्लड की प्रॉब्लम है, समझ रहे हो, सिकल सेल डिसीज है, और अगर आप हार्ट को ट्रांसप्लांट कर दोगे तो क्या हो जाएगा? उसकी जो हीमोडायनेमिकली जो स्टेबिलिटी है वो बिगड़ जाएगी। तो इन केसेस में भी पहले हमें इन डिसीजेस के लिए मेडिसिन देनी पड़ेगी। या उसको कैंसर है तो नहीं करोगे, ये एब्सुलेट है। अगर ये एब्सुलेट एक्टिव मैलिग्नेंसी हर सर्जरी में लिख के आ सकते हो। किसी को कैंसर है तो वहां कर दोगे क्या? क्यों? कि भैया उससे कैंसर और फैल जाएगा, कैंसर जी मर जाएगा। तो एक्टिव मैलिग्नेंसी इट्स एब्सुलेट कॉन्ट्राइंडिकेशन। या फिर बहुत सारी जैसे ऑन गोइंग हिस्ट्री चल रही है, कोई अगर अभी अल्कोहल ज्यादा ले रहा है या ड्रग तम्बाकू वगैरह ले रहा है, तो ये रिलेटिव है, उससे बोल दो बंद कर दो, जब वो बंद कर लेगा तो 10 से 15 दिन बाद सर्जरी करा देंगे, क्लियर, ये रिलेटिव हो गई। या साइको सोशल इनस्टेबिलिटी, यानी वो अभी इतना प्रिपेयर नहीं है, तो उन सब चीजों के लिए। या इनएबिलिटी टू कंप्लाई विद मेडिकल फॉलो अप केयर, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये जो मैंने अभी समझाया ये बिल्कुल एब्सोल्यूट पॉइंट है कि अगर वो मेडिकल, जैसे हमने बोला ना, एंटीकोगुलेंट ड्रग ले ही नहीं पाएंगे तो उनमें फिर सर्जरी करना बेकार है। क्यों? आपको देना पड़ेगा हैवी अमाउंट में, और वो अगर इंटॉलरेंट एंटीकोगुलेंट से या फिर वो इंटॉलरेंट है इम्यूनोसप्रेसेंट से, तो कैसे काम चलेगा? नहीं चल पाएगा ना, मरना है वो मर ही जाएंगे। क्यों? आपने करा ये ड्रग दोगे वो ड्रग से मर जाएंगी, और ड्रग नहीं दोगे तो बॉडी रिजेक्ट कर देगी, उससे मर जाएंगे। तो इससे अच्छा तो आप इनको छोड़ो ही, इनके हाल पे छोड़ दो। या फिर और क्या चीज, और क्या क्या कर सकते हैं? मॉर्बिड ओबेसिटी, मतलब बहुत ज्यादा मोटापा हो, है ना, बहुत ज्यादा इतना, और मोटापा नहीं, मॉर्बिड मतलब ऐसा मोटापा जो जानलेवा मोटापा होता है वो। या फिर ऐसी और भी क्या लग सकते हो, हमने बात करी थी, मॉर्बिडिटी हो, कोई मॉर्बिडिटी कंडीशन हो। मॉर्बिडिटी कंडीशन का मतलब ऐसी कंडीशन जो लाइफ थ्रेटनिंग है, ठीक है। मार्क्ड क्या हो जा, कैकेक्सिया का मतलब मैं पहले भी समझा चुका हूं क्या होता है। मतलब कैकेक्सिया मतलब पहले भी बहुत बार आया है ये, हर ये जो कैकेक्सिया है ये भी, और मॉर्बिड ओबेसिटी, ये सब में लिख सकते हो। और कैकेक्सिया इज एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन, यहाँ नहीं कर सकते, इसे वास्टिंग सिंड्रोम बोलते हैं। ये कुछ लोगों में मिलता है जहां पर उनकी फिजिकली और मेंटली पूरी वास्टिंग हो रही होती है, ना मसल्स ग्रोथ करती है ना मेंटली लेवल पर ग्रोथ होती है, तो उन लोगों पर हम नहीं करते। ऑस्टियोपोरोसिस तो देखो बहुत रिलेटिव है, यहाँ कोई जरूरी नहीं है बहुत ज्यादा ऑस्टियोपोरोसिस हो रही हो तो हम करेंगे, वरना ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ऑस्टियोपोरोसिस को लेके। स्ट्रोक हो तो नहीं करोगे आप, है ना। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ब्रेन अफेक्टेड है ऑक्सीजन की कमी से, अब इससे कुछ हो गया तो आप ब्रेन डेथ से ही मर जाओगे। या फिर डायबिटीज मलाइटस हो, मगर नॉर्मल नहीं, एंड ऑर्गन डैमेज, जहां पर ऑलरेडी आपकी डायबिटीज ने आपकी पूरी बॉडी की बैंड बजा रखी है, तो वहां पर भी हम सर्जरी नहीं करेंगे। तो ये हमारे रहे अभी तक कॉन्ट्रा इंडिकेशन। अभी तक हमने इंडिकेशंस पढ़े कहाँ कहाँ करनी है, फिर हमने कॉन्ट्रा इंडिकेशंस पढ़े कहाँ कहाँ नहीं करनी है। अब हम पढ़ेंगे कि अगर हमने सर्जरी इनकेस कर भी दी तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं,